गवर्नमेंट की साख मुतासर हुई है मैंने किसी भी मुल्क के लिए आईएमएफ को इस किस्म की रिपोर्ट लिखते हुए नहीं कि देखी। में गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो हम जा सकते हैं गवर्नर राज की तरफ। फिर सारे सूबों लगाना पड़ता। इमरान खान जेल में हैं, पीटीआई का इमरान खान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? तय हुआ कि सियासतदानों से करवाई जाती हैं, सियासतदान ये हरकतें करते नहीं हैं। करवाई जाती है तो इस्तीफा दें और घर जाएं। शहबाज शरीफ बड़े बंदा ताबेदार है और हाफिज साहब और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सेटिंग क्या है कि 2034 तक की सेटिंग है। कुर्सियां जो है ना, ये माजी में भी सबक है कि इन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। जब आइन बना था तो वो एक दिन में नहीं बना था, उस पर डिबेट हुई थी, हर शिक पे डिबेट हुई थी। कहीं भी आपको कोई उम्मीद बाकी रह गई है कि ये अदलिया इस मुल्क की आवाम को अब इंसाफ दे पाएगी? शायद खाकान अब्बासी 28वीं तरमीम के हक में है कि वो नहीं जी, आए। मैं किसी ऐसी तरमीम के हक में नहीं हूँ। ऐप को कैसे बंद करें तो फिर मजीद करप्शन नहीं बढ़ेगी? सबसे करप्ट इदारा आज नैब। आप करते हैं टैक्स अदा? मैं असेंबली का मेंबर हूँ, आप जाके देख लें। या नवाज शरीफ ने आपको कहा भी, इसके बावजूद आपने बाजवा साहब को हटाने से इनकार कर दिया। आपने मंसूर अली शाह और अतमन्ला साहब की बात की, तो जब वो चेयर पे रहे माजी में तो उनका भी कंडक्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अदलिया से भी बेपनाह गलतियाँ हुई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस निज़ाम को ही ख़त्म कर दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो इस्तेहकाक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, शायद खाकान अब्बासी के पास वो सब कुछ है। गाड़ी खड़ी हुई है उस वक्त, मैं कभी ना इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। तीनों बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, तीनों बार एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के गए। आपको जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे तो मुल्क चलता रहेगा, जब आप बादशाह बनने की कोशिश करेंगे फिर मामला ख़राब हो जाएगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म किसी साबिक फौजी का हिसाब कर सकता है? ये कुर्सी पे बैठ के बंदा इंडिस्पेंसेबल अपने आप को क्यों समझने लगता है? मतलब ये इक़्तिदार का नशा बंदे को लड़ जाता है क्या है? या मजमा लड़ जाता है? आप पता नहीं, उनसे पूछे जिनको लड़ गया, मुझे तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई। अपने 10 माह में क्या किया आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म? मैं 10 माह में पाकिस्तान ठीक नहीं कर सकता। क्या फ्यूचर देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का? जो 26वीं 27वीं तरमीम को वोट दे रहे उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिजाज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। मिजाज न्यूज़ पाकिस्तान का बढ़ता हुआ, तेज़ी से फैलता फूलता तरक्की करता डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये इस हवाले से भी अछूता प्लेटफॉर्म है कि हमने एक रवायती डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म से हट कर कोशिश की है कि इसे लॉन्च किया जाए और आज हमारा पॉडकास्ट के सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और हमने आज के इस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान में उसूली सियासत के कुछ ही नाम है जो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, उनमें से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे इस पहले पॉडकास्ट के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, मुबारक हो, आपका नया प्लेटफॉर्म है। वैसे एक सियासतदान को डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या तवक्कुआत होती हैं? चलिए इसी से शुरू कर लें क्योंकि चैनल तो आप रोज़ 2-4 प्रोग्राम कर रहे होते हैं टीवी चैनल्स पर, कुछ अब पॉडकास्ट का भी कल्चर, तो एक सियासतदान क्या एक्सपेक्ट करता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये आपको एक काफ़ी वसी मौका देता है कि आप हर मामले पर बात कर सकें, जो भी सवाल पूछा जा सके। जो आपके टीवी के प्लेटफॉर्म हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनमें करंट न्यूज़ का एक इम्पैक्ट होता है और अब तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसकी वजह से वो हर बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल एक ये इसमें थोड़ा आपको इज़हार ख़्याल का ज़्यादा मौका मिलता है। क्योंकि आपकी हाल ही में थोड़ा तबीयत नासाज हुई, उसके बाद से अभी के बाद ये पहला पॉडकास्ट है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें वक्त दिया। एक शाहिद खाकान अब्बासी जिसको मैं जानता हूँ, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ, खाना पीना एक्सरसाइज एवरीथिंग, और उनको भी उनकी भी शरेआने जो सुकड़ गई या बंद होगी, ये हुआ क्या था? कुछ थोड़ा सा आपके चाहने वाले अगर सुन लें कि असल तकलीफ क्या हुई, क्या उसका थोड़ा सा एक स्टोरी सी हम चाहते हैं कि। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई, कोई दर्द भी नहीं हुआ, बस एक तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अस्पताल चला गया, तो उन्होंने वहाँ पे टेस्ट वगैरह किए तो वो ठीक नहीं थे, तो उन्होंने फैसला किया कि जो स्टेंट हैं वो डाल देंगे, तो 2 स्टेंट उन्होंने डाल दिए और उससे पहले मैं खुराक भी हाँ, एहतियात हमें तो पता नहीं, है आप पर थोड़ी सी मैं खाते कम हैं और। मैं हाँ, मेरा कुछ मखसूस टेस्ट है, मैं ज़्यादा सब्ज़ी दाल वगैरह पे ही गुज़ारा करता हूँ और एक्सरसाइज़ रोज़ाना की एक्सरसाइज़ है। जो डॉक्टरों से बात हुई वो ज़्यादा ये कहते हैं कि जो लाइफ़स्टाइल का है ना, वो सियासत में लाइफ़स्टाइल बड़ा मुश्किल होता है। वक़्त आपका नहीं होता, वक़्त पे सो नहीं सकते, वक़्त पे आपकी एक रेगुलर माहौल नहीं होता, तो ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का होता है। तो बहरहाल अब ये मामला है, कुछ सीख गए हैं,
तो इंशाल्लाह इसके बाद एहतियात। डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, आपकी वाइफ डॉक्टर हैं, इसकी होते हुए भी ये होना आम लोगों के लिए ज़रा मुश्किलात हैं फिर। जी, तो ये ज़्यादा लाइफ़स्टाइल का इशू है, जो हम सब हमारा आप देख लें मजमूई तौर पे लाइफ़स्टाइल जो है ना, आप शादियों में जाएँ रात के 11, 12, 1 बज जाता है, कहीं खाने पे जाएँ, वक़्त पे हम खाना नहीं खाते, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, नींद बड़ी मैटर करती है, लेट हम जो सोते हैं, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। चलें अब बीमारी की बात चल निकली है तो रवायत होती है कि लोग आके इयादत करते हैं। हमें इतना पता है कि एक साद रफ़ीक हैं जो ज़बरदस्ती कमरे में घुसे आपके सीसीयू में आपसे मिलने आए। कोई पुराने दोस्तों की कॉल्स, फ़ोन कॉल्स कोई मिलने नहीं, नहीं, लेने सब की आया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो सबने ये एक हमारी रवायत है, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होती, सबकी मेहरबानी है, वो याद करते हैं। ये हमारे मुल्क में एक रवायत है, बड़ी अच्छी रवायत है। उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा मरीज़ पर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर और मरीज़ भी होते हैं अस्पताल में और वैसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो साद रफ़ीक साहब ज़बरदस्ती नहीं आए, वो एक थोड़ा-सा वक़्त था, वो आए 5 मिनट बैठे, उनकी मेहरबानी है। लाहौर से आए थे। मुस्लिम लीग नून के पुराने साथियों में से कौन-कौन आया आज मिलने? नहीं, सबने शरीफ सबने बरादरान की फैमिली से भी कोई कॉल सबने कोई मिलने? सबने सबने याद किया जी, सबने ताल्लुक भी निभाया और याद भी किया और राब्ता भी किया। ज़बरदस्त। मेरा ख़्याल है अब प्रॉपर डिस्कशन की तरफ आते हैं। सियासी बातों से पहले मैं समझता हूँ कि करंट अफ़ेयर्स पे पहले बात कर ली जाए। ये एक जो तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ बड़े बंदा ताबेदार है और आफ़त साहब और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सेटिंग क्या है कि 2034 तक की सेटिंग है। तो कोई लग रहा है कि माज़ी में भी सेटिंग बड़ी अच्छी रही, कहीं कहीं गड़बड़ के चांसेस इस वक़्त लोग समझ रहे हैं कि कोई कोई ना देयर इज़ समथिंग कुकिंग बिहाइंड। देखिए, मुल्क सेटिंग से नहीं चलते, मुल्क आइन के मुताबिक चलते हैं। तो आइन के अंदर एक तरीक़ाकार है। हर इदारे का अपना रोल है, हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोज़ीशन है, उसका अपना एक ज़िम्मेदारी है और उसका अपना एक इख्तियारात हैं। तो उससे बाहर जब आप जाएँगे तो नुकसान होता है। और हमारे मुल्क की आज यही कैफ़ियत है कि जब भी हम अपने आइनी पोज़ीशन से बाहर गए हैं, जब हमने इलेक्शन में इंटरफियर किया है, तो नुकसान मुल्क का ही होता है। उसको फिर हम सब भुगतते हैं। तो ये कुर्सियाँ जो है ना, ये माज़ी में भी सबक है कि किसी ने इन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। ना मुल्क को कुछ दिया है, ना जो कुर्सी पर बैठा है उसको कुछ दिया है। नहीं, आपने कहा ना मुल्क आइन से चलता है। ये जो रिसेंट 27वीं या 28वीं आने वाली तरामीम है, इसके बाद आपको लगता है कि पार्लिमानी निज़ाम आपको चलता दिख रहा है? उसकी वो आइन की रूह के मुताबिक इसका एसेंस वो पावर पार्लियामेंट निज़ाम की अभी भी बाकी है? पार्लिमानी निज़ाम को तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो इंसाफ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम ख़त्म हो गया है। तो उसके अंदर पार्लियामान को जिस तरह से बुलडोज़ करके अदल की तरफ तो पार्लियामान के ज़रिए गया है ना? नहीं, वो तो बुलडोज़ बुलडोज़ तो फिर उन्होंने इजाज़त दी ना, पार्लिमान ने इजाज़त दी कि हम ये अमेंडमेंट्स पास करेंगे और बगैर डिबेट के पास करेंगे। यानी जब भी आप अमेंडमेंट करते हैं, उसमें मुल्क के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए। इस तरह अमेंडमेंट्स आप नहीं कर सकते। जब आइन बना था, तो वो एक दिन में नहीं बना था। उसपे डिबेट हुई थी, हर शिक पे डिबेट हुई थी। उसके पीछे एक पूरी सोच होती है और जब भी आप आइन को अमेंड करते हैं, तो जो इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स होती है, यानी जिन्होंने आइन बनाया था, उनकी नीयत क्या थी उस शिक के पीछे, उसको एग्ज़ामिन किया जाता है। ये एक दिन का काम नहीं होता। इसमें पब्लिक डिबेट भी चाहिए होती है, पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट चाहिए होती है, एक्सपर्ट्स भी डिबेट करते हैं, फिर जाके आप आइन को तब्दील करते हैं। तो हमने इसको रातों रात हमने इसको एक मज़ाक बना लिया। नहीं, जो हमने पढ़ा कि आइन जो है वो रियासत और आवाम के दरमियान एक माहिदा है और इस माहिदे को अगर कोई पर्सनल स्पेसिफिक बनाया जाए और उसमें ऐसे तरामीम लाया जाए जो किसी एक शख्स को, किसी पार्टी को, किसी एक ओहदे को फ़ायदा देना, तो क्या उसके बाद भी आइन की वो अफादियत, वो अवाम और स्टेट का रिश्ता मज़बूत रह नहीं, वो सकता है? कमज़ोर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। आज जो आपने आइन में तब्दीलियाँ कर दी हैं, अब आज ये देख लें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो चैप्टर 1 है, जो बुनियादी रिश्ता है एक शहरी और रियासत का, उसमें से अगर आप रोल ही निकाल देंगे जुडिशरी का, तो फिर अगर कोई वायलेट होती है राइट्स, तो वो शहरी कहाँ पर जाएगा? ये सारा मामला आपने तोड़ दिया है। इसलिए आज इन सब मामलात का हमारे मुल्क को बेपनाह नुकसान होगा। सिर्फ आज नहीं, बहुत अरसे रहेगा। फिर हम एक दिन पछताएँगे और फिर हम कहेंगे वो हमसे गलती हो गई थी जी, अब इसको दुरुस्त करते हैं। फिर ढूँढना शुरू करेंगे गलती किसने की थी, क्यों की थी, किसने कहा था, किसकी सुनी गई थी। ये सब बातें हमने माज़ी में बहुत देखी हैं। अब तरामीम हम करते हैं, फिर बाद में ख़्याल आता है ये दुरुस्त नहीं है। अब 18वीं तरमीम हुई, कंसेंसस से हुई, डिबेट भी उस पर कई
मेरे ख्याल महीने या साल डेढ़ डिबेट हुई थी। उसके बावजूद उसके बारे में आज बातें हैं कि यह शायद इसकी अफादियत वो नहीं थी जो समझी गई थी। तो जब आप रात रात के अंधेरे में रातों रात तरामीम करेंगे, तो उनका नुकसान बेपनाह नुकसान होगा मुल्क को। आइनी तरमीम के बाद अब जो अदलिया है, किसी भी सतह की अदलिया, चाहे लोअर जुडिशरी है या पर कहीं भी आपको कोई उम्मीद बाकी रह गई है कि ये अदलिया इस मुल्क की आवाम को अब इंसाफ दे पाएगी इन नहीं, तरामीम के वो बाद? दे सकती नहीं है। आपने ख़त्म कर दिया, उस सारे निज़ाम को ही ख़त्म कर दिया, अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। और ये मैं नहीं कहता, आप मंसूर अली शाह साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, उसको पढ़ लें, जो अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, ये 2 पढ़ लें। बड़ी वज़ाहत से उन्होंने बताया कि क्या ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, इनके क्या असरात होंगे। बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ने ये बातें की हैं और आप देखेंगे कि एक दिन आपको ये सब चीज़ें रिवर्स करनी पड़ेंगी, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा जो खराबी। इसका नतीजा अब क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो गया। अब आप जो मर्ज़ी किए जाएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पार्लियामान ये समझता है कि मैं हावी हो गया हूँ, जो एग्ज़ेक्टिव है वो समझते हैं हम हावी हो गए हैं। तो ये जो जमहूरियत होती है, ये हावी होने की बात नहीं होती। ये एक बैलेंस होता है इदारों के दरमियान, जो आपको कायम रखना पड़ता है। आपने मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला साहब की बात की तो ज़िक्र आ गया उनका। माज़ी उनका भी कोई बहुत ठीक है, उनका इस्तीफ़ा जो है वो बड़ा इमोशनल था, बड़ा उन्होंने शायरी का सहारा लिया। लेकिन जब वो चेयर पे रहे माज़ी में तो उनका भी कंडक्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अदलिया के अंदर बैठे लोग भी वो रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे जो माज़ी में कुछ जज खड़े होते रहे और उन्होंने अदलिया को बचाया? नहीं, देखिए माज़ी में बहुत सी अदलिया से भी बेपनाह गलतियाँ हुई हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस निज़ाम को ही ख़त्म कर दें। यहाँ पार्लियामान से बेपनाह गलतियाँ हुई हैं। यहाँ पर वज़रा से, वज़ीर-ए-आज़मों से बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। ये मतलब नहीं है आप निज़ाम ही ख़त्म कर दें। तो अगर मंसूर अली शाह साहब ने माज़ी में कोई गलती की है, तो उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज जो कदम उन्होंने उठाया, मैं समझता हूँ यही एक तरीका रह गया था, किसी भी ऐसे जज के पास जो कोई ज़मीर रखता हो, जो मामले को समझता हो, जो अपना कम से कम एहतजाज तो रिकॉर्ड करना चाहे। माज़ी में उनसे कोई गलती हुई होगी, उसका आप उनको डिबेट अलहदा कर लें। लेकिन आज मैं नहीं समझता किसी और कोई और रास्ता था इन सब हज़रात के पास। इन तरामीम के नतीजे में आईनी अदालत का क्या मामला है? तो जो मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ है या पीपल्स पार्टी का भी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय हुआ था कि मुल्क में एक आईनी अदालत होगी। यकीनन आपकी भी उसमें इनपुट उस वक़्त हुई होगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिकें बनाते हुए, तो उस पे भी आपको क्या एतराज़ है कि आईनी अदालत क्यों बनाई गई है? अगर आईनी अदालत का फैसला उस वक़्त हो गया था और मुल्क चार्टर डेमोक्रेसी भी तो नहीं चल रहा ना, मुल्क तो आइन के मुताबिक चल रहा है। उसके बाद से 5 तरामीम हुई हैं, तो वहाँ पे तरमीम कर लेते। आज आपको कैसे रात के अंधेरे में याद आ गया कि हमें आईनी अदालत चाहिए? इस पर डिबेट होती है। अगर आपने चार्टर डेमोक्रेसी में लिख दिया था, तो उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते। तो कोई वजह थी कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना, वजह यही थी कि उसको ये गैर मौज़ूद समझा गया था। नहीं, देर आया दुरुस्त फ़ैसला नहीं, क्योंकि हमने देखा जो जो हम अदालतें कवर करते हैं कि आम लोगों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगते नहीं है, इस सियासी आइनी केसेस पे पूरा-पूरा वक़्त चला जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों चीज़ें अलग होगी तो आम पब्लिक का जो इंसाफ़ का एक तकाज़ा होता है सुप्रीम कोर्ट से, अब मेन सुप्रीम कोर्ट अवामी केसेस की तरफ जाएगा, ना कि सियासी और आइनी केसेस की तरफ। तो फैसला किसके कहने पे करेगा? जज लगाने वाले कौन है? जज की परफॉर्मेंस चेक करने वाले कौन है? आपने इतना ज़्यादा असर डाल दिया है उस अदालत पर कि वो अदालत उस अदालत का रोल क्या होगा? वो कौन से प्रेसिडेंट फॉलो करेगी? वो कौन से कानूनी जवाज़ लेगी? उसका क्या ताल्लुक होगा सुप्रीम कोर्ट से? ये सब चीज़ें अनडिफाइंड हैं। यानी झगड़ा यहाँ ये पड़ा रहा कि चीफ जस्टिस कौन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? तो हम ओहदे ढूँढते रहते हैं कि हम किस ओहदे पर बैठे हैं, वहाँ से क्या मुफ़ाद मिलेगा। ये भूल जाते हैं कि उसका असर अवाम पर क्या पड़ेगा। आईनी तरमीम के हवाले से एक जो अब 28वीं आईनी तरमीम लाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि एनएफसी में कुछ शेयर का मसला है। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे, क्या आप समझते हैं कि मरकज़ का शेयर कम है, सूबों से वापस ले जो तरमीम आ रही है? आपका अपनी राय क्या है इस हवाले से? क्योंकि आपने मुल्क देखिए, चलाया है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपने 18वीं तरमीम की, कंसेंसस से हुई। आपने एक मिनिमम लेवल पे एनएफसी अवार्ड को सेट कर दिया। अब उसे कम नहीं कर सकते उस शेयर से, तो वो भी तरमीम के ज़रिए करना पड़ेगा। अब जो सूबे हैं, उन्होंने अपने अखराजात बढ़ा लिए और
मेरी नज़र में वो बहुत पैसे ज़ाया कर रहे हैं, वो पैसों को ठीक तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। करप्शन सूबों में बहुत ज़्यादा है और आज हकीकत ये है कि वफाक के पास पैसा नहीं है और सूबे जो हैं वो बेदरेग पैसा ज़ाया किए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। एक आप जो है वो अमेंडमेंट करके उस अवार्ड को चेंज कर दें। आप कह दें कि ठीक है हम इसको फिक्स कर देते हैं जी, जो आज अगर पता नहीं 67 33 है, जो भी है, उसको तब्दील करके हम वफाक का हिस्सा बढ़ा देते हैं। इस पर सब सूबे जो है वो उसकी मुखालफत भी करेंगे, एक इंतशार भी पैदा होगा और आपको वो हल भी नहीं मिलेगा क्योंकि सूबों ने खर्चात बढ़ा लिए हैं, वो बाजार से कर्जा लेना शुरू कर देंगे। तो मुल्क के मईशत पे तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बजाय वफाक के कर्जा लेने के सूबे कर्जा लेना शुरू कर देंगे। इसलिए आज आप ज़रूरत इस बात की है कि ज़िम्मेदारियाँ जो है ना, जो हमने नहीं दी सूबों को, उनके हवाले कर दें। जिसमें दो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक गैस के मामलात हैं, एक बिजली के मामलात हैं। ये ज़िम्मेदारी आईनी तौर पर सूबों की है। हुकूमत ने इसकी वफाक ने इसकी ज़िम्मेदारी अपने पास रखी हुई है और ये तकरीबन हर साल वफाक को मेरा ख़्याल है 400 से 500 या शायद इससे भी ज़्यादा अरब जो है इसका नुकसान होता है। आपने ये कहा ना कि कुछ चीज़ें जानी चाहिए, शेयर है 67 और 33 का। वफाक के पास आपके ख़्याल में पैसे कम बचते हैं इसके बाद? वफाक को कुछ भी नहीं बचता। जब आप सूबों को पैसे दे देते हैं, तो वफाक के पास कोई पैसा नहीं बचता। वो सब अखराजात कर्जा लेकर पूरे करता है। आज आप डिफेंस भी कर्जा लेकर पूरा कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट भी कर्जे लेकर पूरे कर रहे हैं, आप सूद का एक हिस्सा भी कर्जे से पूरा करते हैं, हुकूमत के अखराजात भी कर्जे से, नए कर्जे से पूरा करते हैं। ये आज वफाक की 28वीं तरमीम तो अब आनी है। आपकी क्या सजेशन है? क्योंकि आप बहुत कम सियासतदान हैं जो इकॉनमी को बहुत अच्छा समझते हैं। क्या उसमें शेयर अब आप समझते हैं, आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या शेयर डिवीज़न आना चाहिए? बिजली और गैस की ज़िम्मेदारी सूबे को दे। खुद पैदा करें, खुद उसको जी, बेचें? उनके पास है। ये आईनी तौर पर उनकी उनकी गैस के वो मालिक हैं, बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके ज़िम्मे है। मैं ये समझूँ कि शायद खाकान अब्बासी 28वीं आर्मी तरमीम के जुज़वी या मशरूत जो है वो उसकी हक में है कि वो नहीं जी, आए। मैं किसी ऐसी तरमीम के हक में नहीं हूँ, जो पब्लिक डिबेट के बगैर हो। तरमीम आपका करनी है मेरा बात करना भी एक पब्लिक डिबेट ही है ना। जी, आपने अपनी राय दी, मैंने लोग अपने सुनेंगे। मेरे में राय दी कि आप और इसके लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं है। या फिर गैस आर्मी और तरमीम को वापस करने के लिए तरमीम तो करनी पड़ेगी, जो शेयर दे दिया आप गया। वो शेयर दे दें, मैं शेयर को चेंज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़िम्मेदारी है बिजली और गैस की, ये सूबों के हवाले कर दें। ठीक हो गया। थोड़ा-सा गवर्नमेंट की बात कर लें आपको कुछ सिमत इनकी बेहतर लग रही है गवर्नमेंट की? कहीं न कहीं वो कोई उनका ये कोई क्लेम है कि हमारे इंडिकेटर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, हमने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए हैं। आपको क्या लग रहा है? स्टेबिलिटी क्या होती है? आज मुल्क स्टेबल है। आप आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ लें। आईएमएफ की रिपोर्ट पे तो तफ़सील से आएँगे, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है। आप आज ये देख लें कि कल रिपोर्ट आई है मतलब कोई अमेरिकन उसका नाम चैंडलर की रिपोर्ट है। 15% फी कस आमदनी पाकिस्तान की कम होगी। ये इससे कोई बड़ी खतरनाक बात है। ग्रोथ हमारी है नहीं, जॉब क्रिएशन नहीं है, तो कौन सी स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर? ये कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आपने आईएमएफ की कंडीशनैलिटी पूरी करनी है? उनके बारे में आईएमएफ ने क्या, आप खुद आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें आईएमएफ की। तो अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। ये हुकूमत वो हुकूमत अपने आप को धोखा दे रही है कि बड़े स्टेबल हो गए। आप जो कर्जों की हालत देख लें मुल्क के अंदर क्या है, जो ट्रेड डेफिसिट जो क्रिएट हो गया उसकी हालत देख लें। ये मुल्क की में इंपोर्ट सप्रेशन करने के बावजूद इंपोर्ट रोक कर आपने सारा मामला चलाने की कोशिश की है, जिससे ग्रोथ खत्म हो गई। मुल्क में कोई जॉब क्रिएशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो आप स्टेबिलिटी रोज जो वजीर आता है स्टेबिलिटी, भाई स्टेबिलिटी का लफ्ज़ भी तुम्हें पता है उसका मतलब क्या है? कोई डायरेक्शन तो दें ना आप, अगर सिमत ठीक नहीं है तो आप एज़ अ सीनियर सियासतदान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत को कोई डायरेक्शन दें, आपकी पुरानी जमात है, शायद कोई सुन ले आपकी बात।
डायरेक्शन क्या होती है? हुकूमत का काम क्या होता है? पहले ये पता कर लेना। हुकूमत का काम होता है अवाम की फलाह। इनका काम है ग्रोथ देना। आप आईएमएफ की रिपोर्ट में उन्होंने सब बता दिया है कि आपकी क्या खराबियां दूर करें। आईएमएफ क्या कह रहा है? उसने कहा आपके अदल के निज़ाम, रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं है, रूल ऑफ लॉ लेकर आए। उन्होंने कहा आपके जुडिशरी जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसका इंटेग्रिटी क्वेश्चन में है। उन्होंने कहा आपके आपके एफबीआर का निज़ाम जो है वो मुल्क से मुताबिकत ही नहीं रखता, मुल्क की मईशत से। वो ग्रोथ को ख़त्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट को उसने ख़त्म कर दिया। उन्होंने आपके स्टेटिस्टिक्स को क्वेश्चन किया कि आपके जो नंबर्स हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये जो एक तरह के होशरुबा इंकशाफात हैं कि 600 500 600 अरब की सालाना करप्शन हो रही है, आईएमएफ ये कह रहा है उसमें। 5500 से 700, लेकिन ना कोई 5500 से करप्शन का 7000। स्कैंडल इस गवर्नमेंट का सामने आया, ना कोई सजा किसी को हमने देखी, ना नैब ने किसी को लड़काया, तो ये ये 700 ये साफ सुथरी करप्शन कैसे हो जाती है? साफ सुथरी नहीं है। उन्होंने यही कहा कि आपके नैब के इदारे भी मिले हुए हैं, वो सियासत खेल रहे हैं। आपकी ओवरलैपिंग इदारे हैं, कभी एफआईए भी रखी हुई है, एंटी करप्शन भी रखी हुई है, नैब भी रखी हुई है, और आपसे करप्शन रुकती नहीं है। नैब तो 50 करोड़ से नीचे की तो करप्शन अब पकड़ ही नहीं सकता, ये तो समझे उससे ऊपर की करप्शन नहीं, सामने आई। 50 करोड़ नैब ने खुद दावा किया है कि हमने 5300 अरब की करप्शन, हमने पैसे रिकवर किए। उन्होंने पूछा पैसे हैं कहाँ पर, किसको दिए? बजट में तो कोई जिक्र नहीं है उस पैसे का। लेकिन 5300 अरब सालाना रिकवरी है, बंदे किधर हैं नहीं, जिन्हें ये जो करप्शन किया उस है? साल का पीरियड था, यही तो सवाल है ना, किससे रिकवर किए, कहाँ पे हैं पैसे? इसलिए हम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। उसको पूरी रिपोर्ट आप पढ़े। उन्होंने कहा जी आपके बजट का प्रोसेस ही ठीक नहीं है, आप पार्लियामान की मर्जी के बगैर आप इजाफी टैक्स मुल्क पर लगाए जा रहे हैं। इतनी यानी शर्मिंदगी वाली रिपोर्ट किसी भी मुल्क के लिए मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। जिस मुल्क में इतनी करप्शन है, उसमें एक नैब का अदारा है करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए। शायद हकान अब्बासी माजी में पूरे शद्दोमत से ही कहते हैं इसको बंद करो, इसको बंद करो। जी अब बंद नहीं करेंगे। नैब को कैसे बंद करें तो फिर मजीद करप्शन नहीं बढ़ेगी? सबसे करप्ट इदारा आज नैब है। आपने अंधे इख्तियारात दिए हुए हैं, ये अंधा कानून है। आपने करप्शन पकड़ने में आपको बड़ा आसान हल बता देता हूँ। आप CNIC के जरिए करप्शन पकड़ सकते। कैसे? अखराजात को हर जो खर्चा है उसको लिंक कर दें CNIC से, ऑलरेडी लिंक्ड है। करप्शन क्या होती है? करप्शन पैसे बनाना आसान होता है, उसको छुपाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब आप अखराजात देखेंगे एक शख्स के, इसके अखराजात हैं, इसकी आमदन नहीं है, क्योंकि जब उसकी आमदन होगी तो उसने टैक्स भी अदा करना है। बहुत आसान तरीका है, यकीन करें, पूरी दुनिया इसी पे चलती है। तुर्की ने हमारी आंखों के सामने ये निज़ाम अपनाकर उन्होंने अपनी करप्शन को भी रोका और टैक्स पे भी इजाफा किया। यहाँ कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन जिस दिन आप टैक्स नंबर NTN खत्म कर दें, CNIC आपका NTN बन जाए, ये क्यों नहीं करते? पीछे उसका रखा हुआ है, हाँ जी वो CNIC भी लिंक्ड है। भाई लिंक का क्या है? खत्म, NTN खत्म, CNIC NTN है। आपने कोई खर्चा करना है CNIC से लिंक्ड होगा। फिर आपके अवान भी खाली हो जाएंगे, आपकी अदालतें भी खाली हो जाएंगी, बहुत से ओहदे यहाँ पर खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरे मुल्क टैक्स चोरों का मुल्क बन गया है। यहाँ कोई टैक्स अदा नहीं करता। एक सबसे बुनियादी जिम्मेदारी होती है शहरी की टैक्स अदा करना, हम अदा नहीं करते। आप करते हैं टैक्स अदा? मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ, 1983 में आया था वापस अमेरिका से, उस दिन से जो टैक्स मेरे जिम्मे 1 रुपया लगा है या 1000 रुपया बना है, मैंने टैक्स अदा किया। आखिरी साल के क्या गोशवारे जमा करें? कितना टैक्स? शायद हकान ने आखिरी पब्लिक नॉलेज है। चलें लोग मैं असेंबली का मेंबर हूँ, आप जाके, मेरा सिर्फ एक तबका है जिसके टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक होते हैं, वो असेंबली के मेंबरान है, जाके देख लें। वहाँ आपको हकीकत वहाँ से नजर आ जाएगी कि जो लोग दूसरों पर टैक्स लगा रहे हैं वो आज खुद अपना टैक्स अदा नहीं करते। असेंबली में तो आधे से लोगों की टैक्स जो है वो हम देखते हैं वो जीरो शो हो रहा है कि हमने तो ना हमारी कोई आमदन है ना हमारा खर्च है, टैक्स जीरो है, और उनकी गाड़ियां देख लें तो फिर उनसे पूछे ना कि जब आप देखें, असासा और अखराजात में फ़र्क है। असासे बनाने का बहुत तरीके होते हैं। मेरे दादा बड़े अक्लमंद आदमी थे, उन्होंने
सैकड़ों कनाल ज़मीन ले ली थी, मैं बेच के गुज़ारा कर रहा हूँ, ठीक है? आप बेच के गुज़ारा, बट आप आमदन तो दिखा दें ना कि आमदन कहाँ से आई है? एसेट्स आप मुख्तलिफ तरीके से बन जाते हैं या बनाए जाते हैं, लेकिन अखराजात आप छुपा नहीं सकते। तो जो लोग दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, जिन्होंने इस साल जो आपकी जो इस आप जो टैक्स अदा कर रहे हैं ना, उसके ऊपर भी 10% आपको इजाफी टैक्स लग गया। यानी अगर मैं 100 रुपये टैक्स मेरे बने थे, तो मुझे 110 अदा कर दे। ये दुनिया में कहीं नहीं। बातें आपकी बड़ी मोटिवेशनल होती हैं। अपने 10 माह में टैक्स रिफ़ॉर्म के लिए क्या किया आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म? मैं 10 माह में पाकिस्तान ठीक नहीं कर सकता। मेरे ज़िम्मे जो मेरी जमात ने लगाया था, वो सब काम किए। टैक्स रिफ़ॉर्म जितना हमने किया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आप अपने जुलाई और अगस्त 2018 के गोशवारे देख लें, जो लोग टैक्स अदा करते हैं। हमने टैक्स 1 लाख रुपया महीने की आमदन पर हमने टैक्स ख़त्म कर दिया तक, और उसको हमने लेकिन आपको फाइल फिर भी करना था। फाइलिंग आप टैक्स फाइलिंग आपने करनी थी, वो ख़त्म हो गया। 3 स्लैब्स हमने बना दी। उस वक़्त 32% तक टैक्सेशन थी। हमने कहा 5, 10, 15%, 3 स्लैब्स हैं पाकिस्तान में, और ये 2 महीने इम्प्लीमेंट हुआ। हमने फाइनेंस बिल के अंदर इसको पास करके इम्प्लीमेंट करवाया। इमरान खान साहब ने अगस्त में एक और फाइनेंस बिल पास करके इसको ख़त्म किया, और उसमें हमने ये भी लिखा था कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि उसकी, मुझे अब याद नहीं है, 150% देकर, यानी अगर आपने 100 रुपये की प्रॉपर्टी लिखी है, तो मैं हुकूमत 150 रुपये लेकर वो प्रॉपर्टी ले सकती है। और प्लान ये था कि इसको हम कम करते जाएंगे, इस शरह को 150 से 100 पे ले आएंगे, 50% पे ले आएंगे। इससे भी ये सब जो करप्शन है, ये ख़त्म हो जाती है। आपने कहा कि जो रिपोर्ट आई है इस तरह के इंकशाफात मैंने पाकिस्तान की किसी मैंने किसी भी मुल्क के लिए IMF को इस किस्म की रिपोर्ट लिखते इससे हुए, गवर्नमेंट की साख मुतासर हुई है? और अगर हुई है तो क्या इससे सिविल मिलिट्री रिलेशन ये जो एस्टेब्लिशमेंट और इस वक़्त के रिजीम के रिलेशन है, ये भी मुतासर होंगे? नहीं, हुकूमत की कोई साख मुतासिर नहीं, हुकूमत की साख है ही नहीं, तो मुतासिर क्या होगी? हुकूमत, सब कहते हैं हम हाइब्रिड हैं, वज़रा कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है हम हाइब्रिड हुकूमत है, तो फिर आपस का रिश्ता तो ख़राब हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब ज़िम्मेदार हैं। लेकिन वो लाने वाले चाहेंगे ना कि जिनको लाया उनकी साख कम से कम बेहतर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली फिर उन बर्डन जो है वो लाने वालों में। मुझे कोई लाया है, मेरी लाने नाकामी वाले और आने वाले सब इकट्ठे हुकूमत चला रहे हैं, वो सब ज़िम्मेदार हैं। जो आजकल मुल्क में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब उसके ज़िम्मेदार हैं। एक बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। लाने वाला हो या आने वाला हो, दोनों की ज़िम्मेदारी है। वो खुद कहते हैं हम हाइब्रिड हैं, हम हाइब्रिड निज़ाम पे हुकूमत चला रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री रिलेशनशिप में हमने माज़ी में भी देखा कि जो जिसके अच्छे ताल्लुकात रहे, उसने एक्सटेंशन लेता रहा। एक तो एक्सटेंशन के ऊपर अपना एक क्लियर स्टांस दे देंगे, एक्सटेंशन माज़ी में आपने भी एक एक्सटेंशन की लोग कहते हैं सपोर्ट किया, तो ये एक्सटेंशन होती रहनी चाहिए। देखिए, एक्सटेंशन एक गैर मामूली अमल है। बदकिस्मती से 2020 में शायद कौन सी हुई थी, बाजवा साहब जब कानून 20 में ही हुआ, 20-21 में हुआ था जब आप जेल से वोट देने 20 आए थे। में था जी। जेल से वोट डालने आए थे, मैंने वोट नहीं डाला, लेकिन आए थे, मैं मुझको आया याद भी है। नहीं था, मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं आया। ठीक, बहरहाल, वो चूंकि मेरी जमात ने वोट दिया, तो मेरा भी वोट है, ठीक है, उसमें मैं उसे अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकता। लेकिन आपने गैर मामूली अमल को मामूल का हिस्सा बना दिया। एक्सटेंशन एक गैर मामूली अमल होता है, हमने उसको मामूल का हिस्सा बना दिया। तो अब हर एक की तवक्को होगी, जो भी ओहदे पे है, कि मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी। एक्सटेंशन का माजी में देख लें असर क्या हुआ है उस शख्स पर, इदारे पर और मुल्क पर, आपको जवाब नफी में मिलेगा। इसलिए ये मामलात बड़े इनके बड़े दूर रस नताइज होते हैं मुल्क के ऊपर। उस बात को हम समझते नहीं हैं। हम कहते हैं हमें वक्ती तौर पे हमें मिल जाए ओहदे पे एक्सटेंशन, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही पार्लियामान में कहें कि हमारे भी बढ़ा दें। पार्लियामान का हाँ, जजों सब कई दफ़ा वादा कर चुके हैं कि तुम्हारी बढ़ाएंगे, बढ़ाई नहीं है। तो ये आप एक निज़ाम बना लें, निज़ाम के मुताबिक मुल्क को चलना चाहिए।
आपने बाजवा साहब का नाम ले लिया तो एक याद आ गया कि ये इस वक़्त हमने सुनी थी खबर कि मियां नवाज़ शरीफ ने आपको कहा भी, इसके बावजूद आपने बाजवा साहब को हटाने से इनकार कर दिया। हटाने से? जी हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई। ये तो पहली दफ़ा मैं खुद सुन। कोई ऐसी उस वक़्त जो एक रिलेशनशिप चल रहा था, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब हटाने की अगर बात जलसों में होती, आकर बात करते थे हटा उनके खिलाफ। हटाने की बात होती तो जो गवर्नमेंट आई थी 2022 में, तो उसके बाद भी 7-8 महीने बाजवा साहब भी चीफ रहे थे, और बाजवा साहब का एक्सटेंशन क्या हिस्सा भी पीएमएलएन ने सपोर्ट किया था। हटाने की बात तो कभी बाजवा साहब की हुई नहीं। जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आपने 1-2 जगह इसका ज़िक्र भी कर दिया, हम दोबारा उसको रिपीट कर लेते हैं कि बतौर आर्मी चीफ़ वो आपको कुछ खुफ़िया मुलाकातें आपकी होती रही, जो बाद में पब्लिक हो गई, और उसमें बाजवा साहब आपको कायल करते रहे कि आप मुस्लिम लीग नून को सँभालें, आगे की जो सफ़बंदी हो रही थी गवर्नमेंट की, लेकिन आपने इनकार किया। ये इसकी खुफिया कोई मुलाकातें नहीं होती, सब ये रिकॉर्ड पे कोई होती है। ऊपर जो है वो दामने को वग़ैरह में नहीं, कुछ। दामने को में एक मीटिंग हुई थी, उनका क्या दफ्तर से बाहर मिल लेते हैं, मैंने कहा ठीक है। ये मीटिंग जगह से डिपेंड नहीं करता, कोई आप जहाँ भी हो, वो पब्लिक तो नॉलेज होती नहीं है ना कि मीटिंग में क्या बातें हुई हैं। ये आपका अपना राइट होता है, अब क्या बात, लेकिन मैंने कभी भी कमरे के अंदर कोई फैसला नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो बात भी होती थी एनएससी के टेबल पर होती थी। एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात नवाज़ शरीफ के साथ बिगड़े डॉन लीग्स के बाद, फिर आपकी गवर्नमेंट आई, तो आपने उनको ब्रिज करने के लिए क्या रोल प्ले किया? कोई ज़ाहिर है एक तरफ आपकी जमात थी जिसने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, और वो एक कश्ती जो है वो भंवर में थी, उसको निकालने के लिए कोई कोई वो जो है ना कॉन्फिडेंस सीबीएम्स कोई ऐसे आपने वहाँ अडॉप्ट किए जिसका आपको फ़र्क पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया 2018 के इंतखाबात में। मैं कोई सीबीएम का दावेदार नहीं हूँ, ना उसका हामी हूँ। प्रोविंस को अपना काम करना चाहिए, उसका काम सीबीएम नहीं होता। अपना काम करें, वही आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने अपना काम करता रहा, पहले घंटे से लेकर आखिरी घंटे तक मैं अपना काम करता रहा। उसको आप अच्छा समझें, बुरा समझें, मैं उसके मुताबिक देखा जाऊँगा। बाकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेशनशिप जो है वो एनएससी के टेबल तक महदूद थी, उससे बाहर मैं उसको नहीं लेकर गया। आप हमेशा कहते थे कि फ़ौज ने जो कुछ भी रोल प्ले करना है, वो आइन में लिखवा लें। अगर ज़रूरी है आपने हर जगह अपनी इनपुट देनी है तो आइन में लिखवा लें। अब वो नई तरमीम के तहत आइन में अपने रोल लिखवा रहे हैं तकरीबन। अपने आप जी, को ठीक आइनी है, बना रहे हैं, तो ठीक अब है, क्या आप ठीक है। मुतमईन हैं कि अब जो वो रोल प्ले करेंगे वो आइनी करार पाएगा? नहीं, मैं उससे एग्री करूँ या ना करूँ, लेकिन कम से कम ज़िम्मेदारी तो होगी ना। ज़िम्मेदारियाँ अगर फ़ौज को रोल प्ले करना चाहती है, तो वो ज़िम्मेदारी आइन में लिखी जानी चाहिए। जब भी आप आइन से बाहर जाएँगे, कोई इदारा भी जाएगा, चाहे जुडिशरी जाए, पार्लियामान जाए, एग्ज़ेक्युटिव जाए, फ़ौज जाए, नुकसान मुल्क का ही होता है। मुल्क सिर्फ़ आइन के मुताबिक चल सकते हैं। इस बात का शायद हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ गई है आइन से बाहर जाकर काम करने की। माशाल्लाह गवर्नमेंट्स यहाँ पर रही हैं, कभी हाइब्रिड गवर्नमेंट्स होती हैं, कभी वो एक पेज की बात हो जाती है, तो हम आइन को भूल जाते हैं। मुल्क सिर्फ़ वही तरक्की करते हैं, जो आइन के मुताबिक चलते हैं। तो उसी का आपका मौक़िफ़ आ गया कि किसी तरह की तोसी के आप हक़ में नहीं। ये जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है, हमने खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में देखा उनको भी इस्तिस्ना नहीं था, बल्कि हमारा वर्स वर्स एक सिनेरियो ये है कि मैंने पिछले हफ़्ते देखा नेतन्याहू इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म भी अब अदालतों में अपना पेश हो रहा है। मुल्क में जो इस पर्सनल स्पेसिफ़िक इस्तिस्ना दिए जा रहे हैं कुछ ओहदों को, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? ये नहीं होते, दुनिया में नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं कि हम एक शख्स या अशख़ास को हमने आइन से बड़ा कर दिया। यानी वो आइन माने या ना माने उनकी चॉइस है। इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते। ये गलती हम करते हैं, माज़ी में बहुत से हुआ है। दुनिया में ऐसे ममालिक आए हैं जहाँ पर जो लोग हुक्मरान थे उन्होंने ताहियात हुक्मरानी ले ली, अपने आप को आइन में लिखा दिया, वोटिंग कराई, उनके क्या हशर हुआ सबके सामने। इसलिए मुल्क के अंदर एक कानून होना चाहिए, एक आइन होना चाहिए, जिसके मुताबिक मुल्क चले। जो ओहदेदार हैं उसके मुताबिक अपने टर्म पूरी करें और घर जाएँ। ये तरीका होता है। इस अशख़ास की बुनियाद पे आप मुल्क नहीं चला सकते। ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी होती है, जब आप ये समझें कि कोई शख्स जो है, वो उसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। माज़ी में पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आए हैं, दुनिया में बहुत से लोग आए हैं, जो ये समझते थे कि हमारे बगैर ये मुल्क या ये शायद दुनिया ना चल पाए। वो मेरा ख़्याल है चर्चिल ने कहा था, उसने कहा था, "द ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसेबल पीपल।" या
तो ये हम भूल जाते हैं। ये कुर्सी पे बैठ के बंदा इंडिस्पेंसेबल अपने आप को क्यों समझने लगता है? मतलब ये इक़्तिदार का नशा बंदे को लड़ जाता है, क्या है? या मजमा लड़ जाता है आपका? पता नहीं, उनसे पूछे जिनको लड़ गया, मुझे तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ कि कम से कम इज्जत के साथ और जो मेरी जिम्मेदारी थी पूरी करके वो टेन्योर खत्म हो गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जो इस्तेहकाक है, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, शायद खाकान अब्बासी के पास वो सब कुछ है? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हम बहुत कुछ देते हैं। उसको हम रहने की जगह देते हैं, बड़ी सिक्योर किस्म की, खाना भी मुफ्त होता है। अदालतों में भी जाना पड़ता है। ये जेल जो है, ये हम देते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को। बिजली के बिल भी वहाँ पर हुकूमत अदा करती है, जेल के अंदर। सिक्योरिटी भी देती है, सब कुछ देती है, खाना भी देती है। तो बाकी आप क्या देते हैं? आप कुछ पुलिस की प्रोटेक्शन मिलती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है शायद। वो ना ही मिले, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, वो भी ना ही मिले तो बेहतर है। वो 3 किलोमीटर फी लीटर करती है। तो गवर्नमेंट फ्यूल भी देती होगी ना? पता नहीं, मैं तो नहीं लिया अभी तक। गाड़ी खड़ी हुई है उस वक़्त से, मैं कभी ना इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। लेकिन वो कई दफ़ा वापस गई है, वो कहते हैं जी हमें जो गाड़ी है ये हमारी ज़िम्मेदारी है आपको देना। कल कुछ हो गया तो हमने ना दी हो तो हमारी ज़िम्मेदारी आ जाएगी। इस तरह पुलिस का जो यहाँ आईजी आता है वो कहते हैं जी मेरा काम है आपको पुलिस देना। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं लिख के देना पड़ता है, मुझे ये नहीं चाहिए यार आपकी पुलिस। तो उसके बगैर भी गुज़ारा चल रहा है। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को शौक होता है आगे भी गाड़ी हो, पीछे भी गाड़ी हो पुलिस की। मुझे बदकिस्मती से वो शौक नहीं है। गुज़ारा कर रहे हैं। आपकी बातों से लगता है कि सबसे मज़लूम जो ओहदा है वो वज़ीर-ए-आज़म का है। अवाम का असल नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म है। अगर इस्तिस्ना हमने वज़ीर-ए-आज़म को फांसी भी चढ़ा दिया, जेलों में भी भेज दिया, सरेआम मजमे में भी मार दिए वज़ीर-ए-आज़म। आप नहीं समझते कि जो सबसे ज़्यादा अवाम का नुमाइंदा डिक्लेयर है पाकिस्तान में कि अवाम के नुमाइंदों से वज़ीर-ए-आज़म बनता है। अगर इस्तिस्ना देना ही है जिसको इतना माज़ी जज पकड़ के एक इशारे से बाहर इक़्तिदार से कर देता है, उसको इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए जो अवाम की नुमाइंदगी करता है। अगर देना ही है इस्तिस्ना किसी को। इस्तिस्ना हो नहीं सकता। इस्तिस्ना गलत है। ये आप कैसे कह सकते हैं यार, ये आइन से बाला है। ये ओहदा आइन से बाला है। ये जो मर्ज़ी करे आइन नहीं पूछेगा। ये कौन-सी दुनिया का कानून है? कौन-सी, मतलब मुझे बता देना, ये तो एक बुनियादी तौर पे आइन की नफ़ी है। यानी मैं आइन तोड़ देता हूँ कल। मैं आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हो जाता हूँ। मुझे इस्तिस्ना हासिल है। इस तरह होता नहीं है। तो ये बाकी आप वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालते हैं, ये सब काम हम करते आए हैं। ना हमने कोई सबक सीखा है, ना कुछ उससे हासिल हुआ है। मुल्क के अंदर इंतशार ही पैदा हुआ है। तो आपने ये काम करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म की भी गलतियाँ हैं कि अपने जब वो भी आइन से बाहर जाते हैं, तो फिर खराबी पैदा होती है। हम सबको आइन के अंदर रहना चाहिए। हमें पार्लिमानी रवायात, जमहूरी रवायात, इन सब की पासदारी करना हमारा काम होता है। फिर जाके मुल्क चलते हैं, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। 2 वज़ीर-ए-आज़म रह गए जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक है वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ। आपकी सारी सियासी जो ज़िंदगी है तकरीबन उन्हीं के साथ गुज़री है। आपको लग रहा है कि नवाज़ शरीफ बदल गया है, वो माज़ी का नवाज़ शरीफ, वो आइन का पासदार, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो अब नहीं रहा, या उन्होंने रिटायरमेंट इख्तियार कर ली है? यार ये तो लोग ही जज करेंगे। रिटायरमेंट वो इख्तियार नहीं कर सकते। उनकी जमात इक़्तिदार में है, वो पार्लिमान के मेंबर हैं, वो वोट डालते हैं और उस जमात के सरबराह हैं जो आज सूबे में, पंजाब में और वफाक में इक़्तिदार में है। तो वो अपने आप को उससे अलहदा नहीं कर सकते। बाकी उनकी लोग ये तारीख जज करेगी कि उनका कई दौर उनके आए हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उसके अलावा आज उनकी जमात वज़ीर-ए-आज़म से ऊपर उनकी पोज़ीशन है। वज़ीर-ए-आज़म उनको जमात के अंदर रिपोर्ट करता है। उनके भाई भी हैं, उनकी बेटी भी हैं। तो ये तारीख जज करेगी कि उनके क्या दुरुस्त फ़ैसले किए या नहीं। तीनों बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, तीनों बार एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के गए। दोबारा वो कुछ जाग आ जाएगी? नहीं, वो देखिए, लड़ना कोई कामयाबी नहीं होती। आपको असूल पर खड़े होना पड़ता उसूल पे खड़ा होना ही तो लड़ना है कि वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, बाकी इदारे उसकी ताबेदारी करें। यही उसूल है, उस पे है। नहीं, खड़े नहीं, रहें। ये नहीं होता। ताबेदारी की बात नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म को भी अपना अमल आइन के मुताबिक रखना पड़ता है। हमारे बदकिस्मती से हमारे अंदर एक सोच हुक्मरानी वाली है कि हम कानून को कुछ नहीं समझते, हम आइन को कुछ नहीं समझते। हम एक सॉवरेन अपने आप को एक बादशाह समझते हैं। तो बादशाह और वज़ीर-ए-आज़म में बड़ा फ़र्क होता है। आपको जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे तो मुल्क चलता रहेगा।
जब आप बादशाह बनने की कोशिश करेंगे फिर मामला ख़राब हो जाता है। नवाज शरीफ काफ़ी अर्से से खामोश थे। जो ही वो ज़मीनी इलेक्शन में 13 सीटें जीते, पार्लियामेंट में उनकी पीपल्स पार्टी के बगैर अपनी अक्सरियत पूरी हुई। वो आए, बोले और ज़ोर से बोले। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ही नहीं एहतसाब होना चाहिए, उनके लाने वालों का भी होना चाहिए। ये बदलाव आपको फ़ील हुआ कि कोई बदला है, नवाज शरीफ जाग रहा है? नहीं, इस बात से फ़र्क कोई नहीं सोया हुआ पड़ेगा। शेर जाग रहा है। नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत है। अगर ये उनकी सोच है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दें, ये इख्तियार है उनके पास। वज़ीर-ए-आज़म को बोले कि ये इम्प्लीमेंट करो, ये मेरी सोच है, ये जमात की सोच है, इम्प्लीमेंट करो। क्या वज़ीर-ए-आज़म किसी साबिक फ़ौजी का एहतसाब कर सकता है? इसको इमरान पता खान को उनको लाने पता वाले तो नहीं, जनरल बाजवा जनरल एहतसाब फैज़ हैं। देखें, एहतसाब वज़ीर-ए-आज़म नहीं किसी का भी कर सकता। एहतसाब के इदारे हैं। जो इमरान खान साहब भी एहतसाब कर रहे थे। नहीं, वो अदारे तो तो इसलिए हम ये कहा हम किया। आपको बादशाह समझना शुरू कर देते हैं ना। आप बादशाह नहीं हैं, आप कानून के ताबे हैं। एहतसाब का एक तरीका है, उसको बदल लें, अगर आपने बदलना है। लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म या काबीना ये किसी का एहतसाब नहीं कर सकती। आपको उस प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ता ये हमने इमरान खान के दौर में देखा, एक वज़ीर आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल शाहिद खाकान गिरफ्तार हो जाएगा, नैब पकड़ लेगा, परसों साद रफ़ीक हो जाएगा। तो एग्ज़ेक्टिव ही के ऑर्डर्स पे ये ऐसा है। ये हो रहा है। बिल्कुल गलत था। आज सब कहते हैं नहीं हमें पता ही नहीं था, हमारा ताल्लुक ही नहीं था। उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कर रहे थे। क्या उससे मुल्क बेहतर हुआ? क्या उनके हालात बेहतर हुए? तो ये जो खराबियाँ हैं इनको हम अपने अमल जब माज़ी में गलतियाँ सीख लें कि आपकी क्या इख्तियारात हैं। अब ताकत कुल नहीं है, वो सिर्फ़ एक ज़ात है। वो इसलिए अपने दायरे के अंदर, आइन के अंदर रहकर मुल्क का काम करें। जब आप किसी को अंदर कराने में लग जाएँगे तो ये वक़्त ज़ाया कर रहे आपके ख़्याल में नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला क्यों किया कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, अपने भाई को बनाएँगे, और ये फ़ैसला क्या दुरुस्त है? अगर वो खुद होते तो बेहतर डिलीवर कर सकते थे? नहीं, मुझे इस बात का मैं ना उसमें जमात में था, ना मैं इन बातों में कभी पढ़ता हूँ। ये उनके अपने फ़ैसले हैं। लेकिन दोनों पर्सनैलिटीज़ को आप जानते हैं, अगर शहबाज़ शरीफ की जगह नवाज़ शरीफ आज वज़ीर-ए-आज़म होते, तो गवर्नेंस को बेहतर होती सर मुश्किल है, देखें जब मियाँ साहब नवाज़ शरीफ साहब ने इलेक्शन का रिज़ल्ट कबूल कर लिया, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनके पास कोई और गुंजाइश रही थी। नहीं, कबूल कर लिया तो वज़ीर-ए-आज़म बनते ना, जमात के सरबराह थे ना। नहीं, उनका फ़ैसला नहीं बने ना। लेकिन इलेक्शन का रिज़ल्ट जो था, एक वाज़ेह इलेक्शन था कि उसके अंदर पीएमएलएन को कामयाबी हासिल नहीं हुई। दी गई। कामयाबी नहीं हुई, सबको पता है। जो आदमी इलेक्शन लड़ता है वो जानता है मुल्क के क्या हालात हैं, इलेक्शन वोट कहाँ पर पड़ा है, किसको पड़ा है, मैं कामयाब हुआ हूँ, नहीं हुआ हूँ। तो जब आपने एक खराबी कबूल कर ली तो बस बात खत्म हो जाती है। पंजाब में मरीम नवाज़ की प्रोग्रेस, गवर्नेंस पे आपकी क्या राय है? मैं कोई राय नहीं रखता इन बाकी बातों सूबों से ये लगता है पे। कि मैं बेहतर है। मैं इन कोई सूबा नहीं ठीक चल रहा। जहाँ पर तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका हो, सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका हो, पुलिस लोगों को कत्ल कर रही हो, करप्शन अरूज पर हो, जहाँ शहरी अपने आप को महफूज ना तस्वर करता हो, वहाँ पर अब क्या क्या कह ये सकते तो हैं। आपने मरीम नवाज़ की ये गवर्नमेंट पूरे पे मुल्क की चार्जशीट कर दिया आपने। ये पूरे मुल्क की आज कैफियत है। मैं चार्जशीट किसी को नहीं कर रहा, ये मुल्क की कैफियत है। हर सूबे की ये हालत है। आप केपी के अंदर देख लें क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर देख लें, सिंध के अंदर देख लें। तो फिर क्या हमारे क्या दावे हैं कि किस क्या क्या हमने किया है? क्या अवाम की हालत आज जब ये हुकूमतें आई थी बेहतर है उस दिन से? सिर्फ मैं आपको ये बताया है, इस साल के अंदर 15% हर पाकिस्तानी गरीब हो गया। फिर क्या 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 हमने क्या पाया? आपने केपी का भी ज़िक्र किया, तो केपी में कहते हैं, वफाक ये कह रहा है, थोड़ा माहौल बनाया जा रहा है कि केपी में गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो हम जा सकते हैं गवर्नर राज की तरफ। फिर सारे सूबों में लगाना पड़ेगा। जो केपी की हालत है, सब सूबों की वही हालत है। कोई फ़र्क नहीं है। सब सूबे नाकाम हैं। ऐसे हालात में अगर केपी में गवर्नर राज लग गया, तो हालात बेहतर हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। जब आप अवाम के मैंडेट की नफ़ी करते हैं, गवर्नर राज क्या होता है कि हम अवाम का मैंडेट नहीं मानते, हम बेहतर जानते हैं, वफाक बेहतर जानता है। तो वफाक के अपने हालात क्या हैं? जब भी मुल्क के अंदर गवर्नर राज लगा है, नुकसान हुआ है, सियासी तौर पर नुकसान होता है। ये गैर मामूली अमल है। अब गैर मामूली अमल को मामूल का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान जेल में हैं, पीटीआई का इमरान खान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं?
मियाँ नवाज शरीफ भी जेल में गए, भुट्टो साहब भी जेल में गए, जरदारी साहब भी गए, सारे जेल में गए। सियासतदान का, सियासी जमात का फ्यूचर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर लोग तय करते हैं, कोई और तय नहीं कर सकता, ना कर सका है ना कर सकेगा। सुखाली भुट्टो को फांसी लगी आज मेरे ख्याल है 50 साल हो गए, होने लगे हैं। उसको फांसी लगाने वाले कहाँ पर है, सुखाली भुट्टो कहाँ पर? मुफाहमत करनी पड़ेगी इमरान खान को या मज़ामत से ही काम चल पड़ेगा? मुफाहमत मुल्क के अंदर सबको करनी पड़ेगी, ये एक शख्स की बात नहीं है। मुफाहमत एक तरफा नहीं होती। आज मुल्क के मुफाद में आप सबको एक टेबल पर बैठकर आगे का तय करना पड़ेगा कि मुल्क के हालात क्या हैं, उनकी दुरुस्तगी कैसे होगी, क्या हमने रिफॉर्म्स करने हैं, कैसे हमने मुल्क को चलाना है। ये मुल्क की ज़रूरत है। जब पीडीएम का इत्तेहाद बना था, आप उसके जनरल सेक्रेटरी थे, इस्लामाबाद में एक इजलास था, उसमें मरीम नवाज़ आई। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप मज़ामत की बात करती हैं, आपके चाचा मुफाहमत की बात करते हैं, तो पॉलिसी किया तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। ये इमरान खान काफ़ी मज़ामत कर चुके हैं, इनके साथ मुफाहमत क्यों नहीं तो होगा? ठीक है, वो इसी असूल पर होंगे, पावर टॉक्स टू पावर ही होगा। मुल्क का क्या बनेगा? नहीं, मुल्क का बेहतर सियासी स्टेबिलिटी लाएंगे तो मुल्क बेहतर होगा मेरा ख्याल है। इससे तो आती नहीं है, पावर से तो स्टेबिलिटी नहीं आती ना, चाहे जिसके पास भी। इसलिए बगैर आप सबको अपनी पावर घर छोड़ के आनी पड़ेगी। आज टेबल पर बैठकर मुल्क की बात करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई सोच है, वो रखें टेबल पर। ये आज मुल्क की ज़रूरत है। हाँ, उनकी कुर्सियों की शायद ज़रूरत ही ना हो, उनकी ताकत की शायद ज़रूरत ना हो, उनकी सियासत की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन ये मुल्क की आज ज़रूरत है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। आज इमरान खान जेल में, आप उनके दौर में जेल में रहे, आज वो सहूलियात मांग रहे हैं, फैमिली से मुलाकातों के हवाले से बड़े मसाइल हैं उनको। आपको भी ये सहूलतें हासिल थी जो आज इमरान खान तक अदा कर देखिए, रहे हैं? ये ना मैंने कभी शिकायत की इन मामलात की। ये घटिया हरकतें हर हुकूमत करती है। इसको मिलने ना दो, इसका खाना बंद कर दो, इसको आज ये बरात ले लो। ओ यार, अब क्या? ये सोच की वुसअत चाहिए होती है इन मामलात में। इमरान खान साहब यही हरकतें करते थे, ये भी यही हरकतें कर रहे हैं। टू रॉन्ग डज नॉट मेक अ जी, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 70-70 साल की उनकी बहनें हैं, उनको जिस तरह से कोई इज़्ज़त ट्रीट देनी किया चाहिए गया। यार। वो का आदमी कल वज़ीर-ए-आज़म था। उससे पहले मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हरकतें की आपने? तो पता नहीं हम क्या सोच में, किस ज़ोम में रहते हैं। बस ये तय हुआ कि सियासतदानों से करवाई जाती हैं, सियासतदान ये हरकतें करते नहीं हैं। करवाई जाती है तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ, ना करें। हर चीज़ का हल मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म जो ये कहता है ना, मैं मेरा ये नहीं करता था, मुझसे करवाया जाता था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। उसका हल मौजूद है। एक कागज़ में इस्तीफ़ा लिखें, घर जाएँ। 2 मिनट लगते हैं। सबसे आखिर में एक रह गया जी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका सियासी इर्तिका आपके सामने है, ग्रूमिंग अच्छी है, प्रेजेंटेबल हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रह गए हैं। क्या फ्यूचर देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का? मैं जो 26वीं 27वीं तरमीम को वोट दे रही है उसके बारे में उसके नहीं, बारे में खत्म हो गई है। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा। उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने उसके हक में बड़ी जोरदार जी, तकरीर की। तकरीर की है 27वीं तरमीम के कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये सहीफ़ा है। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे जी। ये उनका देखें, उनको अपनी सियासत बनानी पड़ेगी। वो एक उनके पास एक लेगेसी है, नाना की, वालिदा की, तो उसको ज़रा देख लें वो क्या थी। वो भी कोई फरिश्ते नहीं थे सब, लेकिन कम से कम कुछ असूल, कुछ जमहूरियत, कुछ बात तो करते थे। नाना और माँ की लेगेसी पे वालिद की लेगेसी ज़्यादा हावी हो गई है उन पे। जो भी है, जो भी लेगेसी, वालिद साहब को तो इस्तिस्ना है ना, वो तो अब लेगेसी उनकी इस्तिस्ना वाली है उनकी लेगेसी 100% परफेक्ट रहेगी। इलेक्शन अगर इसी स्टाइल में हुआ जिस तरह का 18 का हुआ या उसके बाद वाला, क्या अवाम पाकिस्तान पार्टी इस सेटअप में दोबारा इलेक्शन लड़ने का सोच सकती है? देखिए, इलेक्शन हम तो तवक्को तो यही रखते हैं ना कि इलेक्शन आइन के मुताबिक फ्री एंड फेयर होंगी, और जब तक आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बड़ी वाज़ी हकीकत है। बाकी आपने इलेक्शन चोरी करने वक्ती फ़ायदे के लिए करते रहें, उससे कभी ना मुल्क का फ़ायदा हुआ है ना होगा। तो हमने अपनी सियासत को असूल की सियासत रखना है। अगर खराबी नज़र आई तो नहीं उसमें हिस्सा लेंगे। हमने इस दफ़ा बड़ी भी मकबूल जमात छोड़ के एक नई जमात बनाना,
तजर्बा कैसा रहा, रिस्पॉन्स आवाम का कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो अपने उससे मुतमईन हूँ जो मैंने फैसला किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस खराबी का हिस्सा नहीं हूँ जिसका आज मुस्लिम लीग नून एक हिस्सा बन गई है। तो हमेशा आइन के मुताबिक किसी गैर जमहूरी अमल का मैं हिस्सा नहीं रहा। तो ये एक आसान काम नहीं है नई जमात, लेकिन हम लोगों के पास जाते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस अरसे में। लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, मुल्क के मामलात पर बात करते हैं। आज आप देख लें, अपोजिशन मुल्क के अंदर सिर्फ अगर कोई है तो अवाम पाकिस्तान ही करती है। इश्यूज़ पर बात करती है, मुल्क के मामलात पर बात करती है, हल पर बात करती है, मुल्क के सियासत पर बात करती है। बाकी तो एक दूसरे को गाली देने में वक्त गुजार देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर सियासत है, इसी किस्म की सियासत मुल्क को आज चाहिए। कुछ लोग डिस्कस ये करते हैं कि मुल्क में कोई जमात, और वाकई रिकॉर्ड भी ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ना इक़्तिदार में आई ना वो बड़ी जमात बनी। और लोग ये कहते हैं कि शायद खाकान ने भी एक जमात बनाकर मार्केट में रख दिया है कि कभी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़े तो हमें भी याद कर लेना। तो ऐसी भी कोई इन इन बातों पे क्या रद्द-ए-अमल देंगे? नहीं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आए हैं उनका क्या हशर हुआ है? ये भी कभी देखा है आपने? तो यार उन्होंने देख नहीं, लिया। नहीं, इक़्तिदार देख लिया मैंने, इक़्तिदार मैंने पहले ही देख लिया है। मैंने जमहूरी अमल में देख लिया। इक़्तिदार, मुझे कोई इक़्तिदार में शौक नहीं है। लेकिन मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर आए हैं, उनका मुल्क के अंदर क्या हशर हुआ और उन्होंने मुल्क का क्या हशर किया है? सियासत का सिर्फ एक मकसद होता है, मुल्क की बेहतरी और अवाम की फलाह। जब आप उससे हट जाते हैं तो आप खत्म हो जाते प्रोग्राम ने आखिर ऊपर मरी अपने हल्के नहीं कोई गल करी है। लोग जेड़े तुसां नाल चलने रहे 40 साल, तुसां एक जमात छोड़ी तो वो एक तज़ब्ज़ब विच रहे, कोई तुसां नाल अच्छी है, कोई उधर रही है। मुश्किल ना हो जिसने लीडर ने फैसला करना जमात छोड़े ना, तो बाकी लोगों ने जी पॉलिटिक्स सुनी, नवे लोग कौंसलर नाज़म उन आस्ते उन्हें कुछ मुश्किल ही ना बाई छोड़िया थोड़ा। नहीं, मैं किसी की मुश्किल ही नहीं पाया। मैं अपनी गल की थी कि बड़ी ये सोच ही, मैं हर एक लीडर रहा ना, मैं बड़ी ये सोच ही तुस अपना फैसला करी क्यों बड़ा कम सा नहीं पैगाम देना कि ए खराबी में नजर रशनी, और वो खराबी हो ही सब ने सब सारे आखे जब तुम बेहतर फैसला था। बाकी एक सोच उन्होंने सामने रखी छोड़ी, एक बेहतर सोच मैं समझने तो बेहतर सोच ही, उसके मुताबिक अपना फैसला करी। बहुत बड़ी तादाद जी लोग जिन्हें तुसां नाल सियासत की थी, जिन्होंने सियासत में आखना शायद हकान ने मरोने मिन्नत सी। नहीं, इवेंचुअली उन्हें फैसला यह किया कि जमात नाल गए सन, शायद हकान वासी नाल ने नहीं, इसने। कोई ऐसी गल नहीं। मैं तो इस दफा इलेक्शन नहीं लड़िया ना, मैं तो कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन मैं ये समझना कि अज भी सोच ही आई जो बड़ी सोच थी कि असी एक इस खराबी ने ऐसा नहीं बनना चाहिए। हर गुजरने दिन ने नाल लोगों एहसास होना कि ये बहुत बड़ी खराबी थी 8 फरवरी 2024 वाली। तो मैं कम से कम अल्लाह ने शुक्र अदा करना कि खराबी ने ऐसा नहीं बनी। और बाकी लोगों ने अपना फैसला, असला काम उन्हें रास्ता दसना, हक नहीं गल करना, जो असा समझने उसके मुताबिक अपना मौकफ उन्होंने सामने, एक सोच उन्होंने सामने रखना। मुस्लिम लीग नून नी गवर्नमेंट मरी की काफ़ी हमेशा वो प्रायोरिटी देनी। आजकल भी मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज ने फोकस ज़रूर आके अरबा ने प्रोजेक्ट दिते हुए ने मरी की। बीइंग अ मरी ने रिप्रेजेंट किया मरी की। इसकी तो बेहतर समझ नहीं होना, इसी तरह जी, पॉजिटिव। अगर अवाम ने फ़ायदा हो लगा तो बहुत अच्छी गल है। लेकिन आज के अवाम की इज्जत महफूज ही मरी ने अंदर। आज पुलिस का राज मरी विच नहीं आ। अज उत्थे DC ते AC ते अफसर जड़े वो हुक्मरानी नहीं करने, किसी आदमी की इज्जत है ही अज। असल को कुछ भी नहीं था, इज्जत तो होनी सी ना, असल इज्जत भी खत्म हो गई। ये कम काज इस तो पहले भी अलहमदुलिल्लाह बहुत हुए थे, इस तो बाद भी लगे रहे सन। लेकिन जो ये गैरतमंद लोगों ने इलाका जो अज होए लगा वा, मी कम से कम एक गल कबूल नहीं कि तुस जो मर्जी जिस घर टाई किनो, घर पर कब्जा करी किनो, तो औरतों की मारो पिटो, सड़कों पर घसीटो, केड़ी शराफत ही। इतने हमेशा शराफत की सियासत रही, हुक्मरानी नहीं रही। नहीं अगर ये कम बदिया जी तुसां इंडिकेट किया तो शायद हकान को अवामी रैली लीड करसी उत्थे मैं हमेशा हक ना लिया। हाँ, हक हक कर नहीं दे गल भी ना कर सा, लोकां हक ने ना तो लिया। रोकसो किस तरह अवामी जी, इस अमल की रोकसो किस तरह? अवाम ने सामने अवाम ने गल तो सुनी नहीं सुनी। गल करने नहीं सुनी, ठीक है ना सुना, एक दिन तो सुनसी ना, अज ना सुनी कल सुननी पे सी। इतने पहले भी नुमाइंदे रहे ना इस इलाके में, कदे किसी कम किया, कदे पुलिस ने हिम्मत हुई कि किसी नाल इतने ज्यादती करी सके,
कहते किसी अफसर नहीं हिम्मत हुई, तो क्योंकि अवामी नुमाइंदे अवाम ने नुमाइंदे होने से इस्टमरी अवाम ने नुमाइंदे ने जी नहीं, पाकिस्तान विच ने फॉर्म 47 अवाम ने नुमाइंदगी नहीं होनी। अगला इलेक्शन भरपूर लड़सो मरी थी, अवाम नाल राबते तेज है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 18 ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗਚੀ ਖਲਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ये उन्होंने फैसला ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤੇ बहाल जी राबते सब नाल रखे, राबते मैं राबते तो नहीं छोड़े ना, मैं सियासत कोई सिर्फ सियासी मफाद से नहीं की, एक ताल्लुक कायम आ, बाकी लोग अपने सियासत में फैसला अपना करी कि मड़ी कोई नाराजगी किसी नाल नहीं, असना काम के हक नहीं गल करना, लोग ही बेहतर रास्ता दसना। बलदियाती इंतखाबात होने वाले अगर हो ही गए तमाम पाकिस्तान बलदियाती इंतखाब बेईमानी, बलदियाती इंतखाब जो निज़ाम है बेईमानी है, तो मकसद ये गया वो तो गैर जमाती है जमाती होने तो ज़्यादा फायदा ना होना है साने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ जमात ने टाइटल तो बगैर वैसे तो साला हमदर्दी रखने लेकिन वो वक्ती नहीं मैं देखो ना, मैं कोई थे इक़्तिदार तक लोड़े ना गया ना कि मैं इक़्तिदार लियो, इस वास्ते लोगों ने देखा थे लोगों की किस तरह क्या निज़ाम अशना, उसने क्या इफादियत थी, क्या उसमें मकसद था, उसके मुताबिक मामला चलना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आप अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हम अपने इस चैनल मज़ाज डिजिटल को कैसे बेहतर कर सकते हैं और किन शख्सियात का आप चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, उनके साथ इंटरव्यू किए जाएँ, वो भी ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान शाकिर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।